Good morning, students. Today, myself Shivam Chaturvedi, and I am going to start the second part of chapter number 1 of chemistry for class 9th. That is matter and our surroundings. In my previous video, I have completed till the topic change of state of matter, but on the demand of a student, I am repeating this topic because the student wants some elaboration, the student wants some more explanation in this topic. So, on the demand of their query, I am restarting this topic again with lot of examples. Now, let us begin with the topic, that is change of state of matter. So, how can you change the state of matter? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं इन केस ऑफ गैसेस। लिक्विड के कंपैरिजन में पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज़र होते हैं और सॉलिड के कंपैरिजन में सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही क्लोज़र रहते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोज़र रहते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़ा सा गैपिंग के साथ रहते हैं, और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं। तो अभी हमें ये समझना है कि हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, मैटर 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पर हैं। अब इन तीनों को हम आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता है, लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है, और गैस को आपको दोबारा से सॉलिड लिक्विड में बदल सकते हैं, और लिक्विड को दोबारा से सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है हमारे पास, ठीक है ना। तो प्रोसीजर की बात करते हैं। देखिए, सब कुछ मैंने बताया था जो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है इस चैप्टर में। नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉरी, मैं एक ही चीज़ को 2 बार बोल गया, सॉरी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है ना। इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। अब देखते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं। सपोज दैट कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसा कि गैसेस में होता है, गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, तो इस वजह से स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मान ली पार्टिकल्स यहाँ पर हैं और आप पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, आप इधर वाले पार्टिकल को इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, इधर वाले पार्टिकल को इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो जब आप प्रेशर लगाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल सी बात है बढ़ेगा उनके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास आएंगे, पार्टिकल्स पास आएंगे और पास आएंगे और पास आएंगे, और जितना पार्टिकल्स पास आते रहेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, जितना पार्टिकल्स को में आप प्रेशर लगा देंगे और पार्टिकल्स पास आते रहेंगे, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली ड्यू टू द कोलिजन्स, ठीक है ना। ये एनर्जी किस वजह से स्टार्ट हुई है, कोलिजन्स की वजह से स्टार्ट हुई है, कोलिजन्स की वजह से अराइज हुई है, क्योंकि पार्टिकल्स पे आप क्या लगा रहे हैं, आप प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने की वजह से पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, पास आएंगे तो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से पार्टिकल्स में एनर्जी डेवलप होगी, और उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स में एकदम से हीट डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। पार्टिकल्स एकदम से हीटिंग फिनोमेना आ जाएगा उनके अंदर, पार्टिकल्स में हीट डेवलप होगी, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पार्टिकल्स रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे, पार्टिकल्स दूर दूर भागने लगेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, प्रेशर को मेंटेन रखना है, प्रेशर अप्लाई रखना है, और उसी समय आपको क्या करना है, टेम्परेचर को लो डाउन कर देना है, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या डेवलप हो चुकी है, हीट और एनर्जी डेवलप हो चुकी है। उस हीट और एनर्जी को हमें वहाँ से निकालना है, पार्टिकल्स के अंदर से निकालना है, और जब हम उन पार्टिकल्स के अंदर से हीट या एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेंगे तो पार्टिकल्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं आ पाएंगे, पार्टिकल्स मोशन करना बंद कर देंगे। जैसे ही उनकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वो जितने प्रेशर आपने लगा के छोड़ा था उतने ही प्रेशर पे लगे रहेंगे, और तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो और पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, फिर से थोड़ा सा एनर्जी उनके अंदर बढ़ेगी, उस एनर्जी को फटाक से निकाल लीजिए। निकालेंगे कैसे, जिस सिस्टम में, जिस वेसल में, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस जहाँ पर भी हम ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपने उस गैस को ले रखा है, किसी भी वेसल में, किसी कंटेनर में, किसी भी जगह पर जहां आपने उस गैस को ले रखा है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट को एक ऐसी जगह रख दीजिए जहां टेम्परेचर बहुत कम हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम हो। तो जैसे ही गैसेस के अंदर, उस वेसल के अंदर गैसेस हैं, और गैसेस का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो टेम्परेचर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई टू लो, ठीक है ना। तो एकदम से टेम्परेचर क्या होगा,
कि वो हाई से यानी पार्टिकल से निकल कर सराउंडिंग में चला जाएगा और बाहर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम है, वैसे भी हमने कम रखा है, तो अल्टीमेटली हीट वहाँ से एस्केप हो जाएगी। और जैसे जैसे हीट पार्टिकल्स देते जाएंगे, निकालते रहेंगे, तो अल्टीमेटली उनकी एनर्जी डाउन होती रहेगी। और एनर्जी डाउन होगी, ठीक है ना, तो वो मोशन नहीं करेंगे, दूर दूर नहीं भागेंगे। नहीं तो अगर आप टेम्परेचर को डाउन नहीं करोगे तो पता क्या होगा, आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने की वजह से आपने क्या किया, पार्टिकल्स को पास तो ले आए, लेकिन उनमें इतना कोलिजन होगा, उसमें इतनी हीट एनर्जी डेवलप होगी, उसमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी कि पार्टिकल्स फिर से रैंडम मोशन करने लगेंगे और वो फिर से दूर दूर भागने लगेंगे। आपने प्रेशर लगा के उनको पास पास लेकर आए, लेकिन उनके अंदर जो डेवलप हुई एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से वो फिर से दूर दूर भागने लगे, तो आपका किया धरा सब बेकार हो गया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया, पार्टिकल्स पास में आएंगे ही नहीं। तो आपको दो काम एक साथ करने हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपको दोबारा से ये चीज़ बताऊंगा कि हम किस तरीके से प्रेशर को अप्लाई करके, जो सेम फिनोमेना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही दोबारा समझाऊंगा कुछ और एग्जांपल्स के साथ, कि हम किस तरीके से प्रेशर को अप्लाई करें और उसी समय at the same time we have to lower down the temperature। उसी समय आप टेम्परेचर को कम कर दें, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम नहीं करेंगे तो पार्टिकल्स में हीट एनर्जी रहेगी, और हीट एनर्जी रहेगी तो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टिकल्स मोशन करने लगेंगे और पार्टिकल्स फिर से दूर दूर भाग जाएंगे। और जैसे ही पार्टिकल्स दूर हुए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई, ठीक है ना, क्योंकि आप पार्टिकल्स को पास में ला रहे थे इस वजह से, ताकि पार्टिकल्स में एक तरीके से जब पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो उसकी स्टेट बदल जाए, लेकिन उल्टा हुआ क्या कि पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, दोबारा से आपकी जो मेहनत थी वो बेकार हो गई, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपने प्रेशर लगाया है, प्रेशर लगाने के साथ ही आपको क्या करना है, एकदम से उन पार्टिकल्स का टेम्परेचर लो डाउन करना है। और उस टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे वेसल को, उस पूरे मशीनरी को, जहाँ पर भी आप ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिस मशीनरी के, जिस वेसल के अंदर आपने गैस को लिया है, उसको ऐसे टेम्परेचर पर रख दीजिए जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर जहाँ क्या हो, बहुत कम हो। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, तो अल्टीमेटली हीट अंदर से वेसल से निकल कर बाहर की तरफ एस्केप हो जाएगी और एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो लो डाउन हो जाएगी, वो शांत होकर बैठ जाएंगे। जब शांत होकर पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, ठीक है ना, फिर से प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, फिर से पार्टिकल्स और क्लोजर आ जाएंगे, और जितना ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोजर आते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप ये समझिए कि लिक्विड जो है वो किस में चेंज होता रहेगा, गैसेस में गैस किस में चेंज होता रहेगा, लिक्विड में चेंज होता रहेगा, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, ठीक है ना, और पार्टिकल्स जैसे जैसे क्लोजर आ रहे हैं, अब ये कंडीशन आ गई कि पार्टिकल्स बहुत क्लोजर हो गए, और जब पार्टिकल्स बहुत क्लोजर हो गए तो वो किस स्टेट में आ गए, वो आ गए लिक्विड की स्टेट में। इस तरीके से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही फिनोमेनन हम पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर दो पॉइंट आपने देख लिए कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दो तरीके से होगा। नंबर 1, या तो टेम्परेचर को चेंज करिए या प्रेशर को चेंज करिए, और या नहीं, दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर को भी चेंज करना पड़ेगा और प्रेशर को भी चेंज करना पड़ेगा। जब दोनों ही चीज़ें आप करेंगे तभी जाकर कुछ संभव हो सकता है, ठीक है ना, तभी आपकी स्टेट जो है मैटर की चेंज होगी, यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होगा, या फिर गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होगी और लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होगा। इस तरीके से आपकी स्टेट चेंज होगी। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जब चेंज होगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर के चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, टेम्परेचर के चेंज होने का मतलब है, सीधा सा मतलब है, साफ मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में मैंने आपको यहाँ दोनों चीज़ समझा दिया ना, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट होगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा कि किस तरीके से हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से प्रेशर को अप्लाई करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड यहाँ पर पहले पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम किस तरीके से मैटर की स्टेट को चेंज करेंगे। जैसे कि अब चेंज करने का मतलब क्या है, चेंज करने का मतलब सीधा सा यहाँ पर ये है कि दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। आइदर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। दोनों ही केसेस में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दोनों ही केसेस की वजह से आपका क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। अभी देखते हैं कैसे। जैसे
इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो क्या होगा, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, देखिए जैसे सॉलिड के केस की मैं बात करता हूँ, सॉलिड की बात करता हूँ, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, solid के particles tightly, the particles of the solid are tightly packed with each other because they have very high intermolecular force of attraction, and because of that there is no intermolecular space, and because of that only there is no intermolecular space. It means the force of attraction is highest in case of solids, ठीक है ना, force of attraction is highest in case of solids. It means cohesive forces are very strong in case of solids. Cohesive force means the force which applied between the particles of the same kind. The force which applied between the particles of the same kind are known as cohesive forces. तो यहाँ पर cohesive forces बहुत ज़्यादा हैं. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए सॉलिड है, ये सॉलिड जो है हम नीचे यहाँ पर एक बर्नर जला रहे हैं, ठीक है ना, एक बर्नर बर्न कर रहे हैं, ये बर्नर बर्न किया हमने, आप सॉलिड को हीट कर रहे हैं, सॉलिड को हीट करोगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, उस हीटिंग की वजह से अब होगा क्या, वो समझिएगा, हीटिंग की वजह से क्या होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। आपने हीट किया, हीट करेंगे, पार्टिकल्स में हीट एनर्जी पहुंची, वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स में किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मैंने अभी भी बताया था, जब पार्टिकल्स पास में लेकर आओगे तो जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से उसमें एनर्जी डेवलप होगी, कोलिजन्स की वजह से। भाई प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराया तो एनर्जी डेवलप हुई, वो एनर्जी उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गई, वो एनर्जी उनमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। यहाँ पर भी जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट जो है, ये हीट इन पार्टिकल्स में स्टोर हो जाएगी, ये हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना, और जिसकी वजह से इनके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और जब किसी भी पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है तो फिर वो रेस्ट में नहीं रहता, वो क्या करता है, मोशन करता है। मैंने बहुत बताया था आपको, जब किसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो फिर वो रेस्ट में नहीं रहता, वो क्या करता है, मोशन करता है। तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाए, तुम भी रेस्ट में नहीं बैठोगे, मोशन करोगे। मेरे अंदर आ जाए, मैं भी नहीं बैठूंगा रेस्ट में, मोशन करूंगा। ऐसे पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आई पार्टिकल्स के अंदर, पार्टिकल्स ने मोशन स्टार्ट कर दिया। एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मोशन की वजह से क्या होगा, मोशन की वजह से ये होगा कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। आपने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी पार्टिकल्स में किस फॉर्म में स्टोर हुई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो है वो पार्टिकल्स ने मोशन स्टार्ट कर दिया, मोशन स्टार्ट कर दिया तो पार्टिकल्स दूर दूर भागने लगे। मेरी इस बात को दोबारा सुनिएगा, क्लियर होगा। पार्टिकल्स दूर दूर भागने लगे, मोशन स्टार्ट हो गया, और जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद में अब बताओ, जब सॉलिड के केस में पार्टिकल्स इतना क्लोजर थे, ठीक है ना, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, तो अब वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो किस स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो गए और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीकर हो गया और स्पेस बढ़ गया। तो अब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नाउ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ये केस जो है वो किसका बन गया, अब लिक्विड का बन गया। अब लिक्विड को आपने फिर से हीट किया, ठीक है ना, लिक्विड को और हीट किया तो सॉलिड से लिक्विड बना, किस प्रोसेस से, सॉलिड से लिक्विड बना। आपने हीट दिया और हीट देने की वजह से ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेल्टिंग। सो विद द फिनोमिनन ऑफ द मेल्टिंग सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अभी आपने लिक्विड को हीट किया, लिक्विड को हीट किया, लिक्विड को भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी जब आपने सप्लाई किया तो वो उनमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। पार्टिकल्स और दूर भागने लगे, और दूर दूर भागने लगे, और जब पार्टिकल्स और दूर दूर भागेंगे तो पता लगा एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ, इस तरीके से पार्टिकल्स का मोशन हो गया। और जब इस तरीके से पार्टिकल्स का मूवमेंट होता रहेगा तो ये स्टेट क्या कहलाएगी, गैसियस स्टेट। ठीक, ऐसा हुआ क्यों, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। When you applied heat in the case of liquid, when you apply heat to the liquid, then
the heat energy is transferred to the particles of the liquid, and the particles of the liquid acquire that energy in the form of kinetic energy. Acquire that energy in the form of kinetic energy. It means that heat energy develops kinetic energy in the particles of the liquid, and because of that kinetic energy the particles start random motion, random movement. ठीक है ना, random movement, and the force of attraction which is acting between the particles to bind them together gets weakened. ठीक है ना, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था पार्टिकल्स को बांधने के लिए वो कमजोर हो गया, वीक हो गया, ब्रेक हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि पार्टिकल्स ने मोशन स्टार्ट कर दिया, रैंडम मोशन करने लगे, और जब रैंडम मोशन करने लगेंगे पार्टिकल्स, ठीक है ना, और ये किसकी वजह से हुआ? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा और स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे ही स्पेस बढ़ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, वो एक डाउन स्टेट में चला गया, और डाउन स्टेट से यानी लिक्विड से किस में चला जाएगा? गैसेस में। अब गैसेस से डाउन कुछ नहीं हो सकता, गैसेस तो गैसेस हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। और ये जो प्रोसेस है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है ना, ये जो स्टेट है इसे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन कहेंगे या वेपोराइजेशन कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड किस तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड किस तरीके से गैस में कन्वर्ट होगा। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन की प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से गैसेस कन्वर्जन की प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन करते हैं। दोनों में आप क्या कर रहे हैं? आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए ना कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हाउ वी कैन चेंज द स्टेट, हाउ वी कैन चेंज द स्टेट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट एनर्जी डेवलप होगी, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा? पार्टिकल्स का रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा, रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कम हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड ये जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तो स्पेस बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली वो एक डाउन स्टेट में आ जाएंगे, यानी सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। अब ये तो था बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा वो और देख लेते हैं। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर में, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग एवापोरेशन या वेपोराइजेशन या बॉइलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग भी कहते हैं। बॉइलिंग, BOIL, बॉइलिंग, BOILING। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था दिमाग में, कुछ और चल रहा था। ठीक है, तो ये मेल्टिंग है, मेल्टिंग, देन आफ्टर वेपोराइजेशन, देन बॉइलिंग। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखते हैं आगे, नेक्स्ट। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो कंडीशन था ये किस तरीके से था? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाकर। टेम्परेचर को बढ़ाकर देखिए, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड and liquid converts into gas. Solid से liquid conversion melting, liquid से gas evaporation, evaporation ना बोलो, इसको vaporization बोल दो। या फिर बॉइलिंग बोल दो, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंक्रीज द टेम्परेचर, डेवलप हीट एनर्जी, हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स स्टार्टेड मोशन और मूवमेंट
पार्टिकल्स ने क्या किया, मोशन स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, अभी विजिबल होगा। पार्टिकल्स ने मोशन स्टार्ट कर दिया, पार्टिकल्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। देन आफ्टर अब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट्स वीकन। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टेट चेंजेस, ठीक है ना, स्टेट का चेंज हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर टेम्परेचर बढ़ाया, हीट एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो गई, उसकी वजह से पार्टिकल्स ने मूवमेंट शुरू किया, मूवमेंट या मोशन शुरू किया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए तो स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, और स्पेस बढ़ जाएगा तो स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, स्टेट चेंजेस। ठीक, तो ये हमारा एक जनरल सा फ्लो चार्ट है जिसकी वजह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करके किस तरीके से हम जो है उस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब क्या है, यानी कि आप लो डाउन कर रहे हैं टेम्परेचर, यानी कि आप जो है वो कूलिंग क्रिएट कर रहे हैं, कूलिंग फिनोमेना जनरेट कर रहे हैं। कूलिंग फिनोमेना में क्या होगा, जब आप किसी भी चीज़ को ठंडा करोगे तो उसमें से हीट को निकाल लोगे, सोचना समझना, इसका उल्टा है, जस्ट इसका अपोजिट है। एक बार सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, जब आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को लो डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर लो डाउन होगा तो क्या होगा, जो हीट एनर्जी स्टोर्ड है पार्टिकल्स में उसको आप बाहर निकाल ले रहे हैं, हीट एनर्जी को निकाल ले रहे हैं। हीट एनर्जी निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पास आ जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पार्टिकल्स मोशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, मोशन करना बंद कर देंगे, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, अल्टीमेटली स्टेट चेंज हो गई। यहाँ क्या करना है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी को कम करना है। अगर आप कूलिंग करना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक स्टेट बदल जाएगी। और अगर आप हीटिंग करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं, वहाँ कूलिंग से काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं। इसका अपोजिट देखते हैं फटाक से, जल्दी देखिएगा। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, गैस जो है वो किस प्रोसेस से लिक्विड में बदल जाती है और लिक्विड किस प्रोसेस से सॉलिड में बदल जाता है। तो गैस किस प्रोसेस से लिक्विड में बदलती है, कंडेंसेशन। इसमें भी हम कूलिंग करते हैं। और लिक्विड सॉलिड में कैसे बदलता है, इसमें भी हम कूलिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, कोई भी स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है, सपोज दैट गैस है, गैस को आप कूल डाउन कर रहे हैं, एनर्जी, हीट एनर्जी डिक्रीजेस। कूल डाउन करोगे तो हीट एनर्जी वहां से निकलेगी, हीट एनर्जी गेट्स स्केप्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए डिक्रीजेस। हीट एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब आप किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को कूल डाउन करोगे तो वहाँ से हीट एनर्जी स्केप होगी, डिक्रीज करेगी। जब हीट एनर्जी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। अब पार्टिकल्स कम क्लोजर,
पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। अब आगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस, स्टेट चेंजेस। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। समझ गए? यानी कि गैसियस स्टेट ऑफ मैटर था, आपने उसको कूल डाउन किया। ये फ्लो चार्ट है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए देख लीजिए, किसी बुक में लिखा नहीं है ये। यहाँ देखिएगा, दोबारा समझिएगा। स्टेट ऑफ मैटर है, गैस है, मान लीजिए कोई गैस है, उसको कूल डाउन किया आपने। कूल डाउन करोगे, वहाँ से हीट एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी डिक्रीज़ होगी, हीट एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, हीट एनर्जी कम होती, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। पार्टिकल्स क्लोजर आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो यहाँ से दोनों चीज़ें हमने देख ली, ठीक है ना। स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर देख लिया, टेम्परेचर को चेंज करोगे, प्रेशर को चेंज करोगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या होगा वो भी देख लिया, ठीक है ना। टेम्परेचर को चेंज करने से किस पे इफेक्ट पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी पर, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही सारा खेल होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल दूर चले जाएंगे। टेम्परेचर कम करोगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। दोनों ही तरीक़ों से स्टेट चेंज होती है। आगे बात करेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। इसका मतलब समझ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हिडन हीट का मतलब है जब आप हीट अप्लाई करें, व्हेन यू अप्लाइड हीट एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन दैट हीट इज एक्चुअली अ डायरेक्ट हीट। इस हीट को आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट हीट कहेंगे। तो फिर क्या कुछ ऐसी भी एनर्जी, हीट एनर्जी होती है, ऐसा भी हम हीट करते हैं टेम्परेचर की हीट भी एनर्जी भी प्रोवाइड करें और टेम्परेचर भी ना बढ़े, ऐसा पॉसिबल है? हीट एनर्जी भी दें, यानी उसको हीट भी करें और टेम्परेचर भी इंक्रीज ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बस ये जो पॉसिबिलिटी है यही क्या है, लेटेंट हीट है। यानी कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आप, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो फिर वो हीट जा कहाँ रही है? क्या वो किसी एलियन के पेट में जा रही है, या कहीं बाहर जा रही है, या आसमान में जा रही है, या ज़मीन में जा रही है? तो वो हीट कहाँ जा रही है? भाई आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप कैंडल को जलाकर किसी को भी हीट कर रहे हैं। अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो गर्म होगी और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसी हीट लेटेंट हीट होती है? नहीं होती है। ये हीट लेटेंट हीट नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो लेटेंट हीट नहीं है। मतलब कहने का क्या है, ठीक है ना, आप गर्म भी करो और गर्म भी ना हो, आप किसी चीज़ को गर्म भी करो और वो गर्म भी ना हो, टेम्परेचर भी ना बढ़े, तो वो लेटेंट हीट है। तो वो हीट गई कहाँ फिर? वो हीट यूज़ होती है किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने में। Actually that heat was used या is used to change any state of matter, not to increase the temperature, and this type of heat is known as the latent heat. This is actually an indirect heat. ये क्या है? इनडायरेक्ट हीट है। और इस हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट, नॉर्मली व्हेन हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस देन इट्स टेम्परेचर राइजेस, ओके।
So this however is not so when a change of state of a substance takes place. जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर भाई हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉर्मल केस है, लेकिन जब किसी भी सब्सटेंस की स्टेट बदल रही होती है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है, बिकॉज व्हेन द हीट इज गिवन टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, ओके, सो सपोज दैट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, then there is no rise in temperature, okay. So the heat energy, what is the definition of latent heat? The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance, not to change the temperature, is known as latent heat. Let me repeat again, okay, आप इसको दोबारा से सुनिएगा. The heat energy which has to be supplied, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance, not to increase the temperature, is known as latent heat, ठीक है ना। यानी कि इस latent heat की वजह से टेम्परेचर जो है वो नहीं बदलता। अब क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जितनी भी हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं सकती, क्योंकि वो पूरी हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यूज़ हो रही है सिर्फ स्टेट को बदलने में। जैसे कि सपोज दैट मैं एक फिगर बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, और ये ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक ये स्टैंड है, ये होल्डर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है या बीकर होल्डर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है, ठीक है, और इस ट्राइपॉड स्टैंड पे ऊपर वायर गॉज रखा है। वायर गॉज छन्नी टाइप की होती है, ठीक है ना, वायर गॉज है। नीचे आपका बर्नर लगा है, बर्नर, वो गैस बर्नर हो सकता है, ऑयल बर्नर हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, स्पिरिट लैम्प का बर्नर हो सकता है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि गैस बर्नर ही हो, कोई भी बर्नर हो सकता है, ठीक है ना, बस जल रहा है, इतना ध्यान रखिए। ऊपर एक बीकर रखा है, फ्लैट बॉटम बीकर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो है वो हमने क्या लगा दिया, थर्मोमीटर लगा दिया। हमने क्या लगाया यहाँ पर, एक थर्मोमीटर। थोड़ा सा स्ट्रेट बन जाओ भाई, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है। थर्मोमीटर होल्डर लगा है और इसमें क्या है, आइस क्यूब्स है। आइस क्यूब्स पड़े हैं, ठीक है ना। इस बीकर में आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। ये थर्मोमीटर है, ठीक है ना। कौन सा थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है ना। अब ये जो है, जो आइस आप देख रहे हैं, इस आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, या आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस है। आप यहाँ से ये बर्नर लगा, ये वायर गॉज है, ट्राइपॉड स्टैंड है, थर्मोमीटर होल्डर है, ठीक है ना, थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। हीट लगातार सप्लाई हो रही है। अच्छा, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कहाँ से कहाँ होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। ये इसकी रेंज होती है। तो लगातार आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये हीट कहाँ जा रही है? ये हीट और थर्मोमीटर की रीडिंग कितनी फिक्स है? 0 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग भी नहीं बढ़ रही है, हीट लगातार आप दे रहे हैं, हीट सप्लाई हो रही है। ये बड़ा आश्चर्य नहीं हो गया? जादू नहीं, मिरेकल नहीं हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल हो रहा है। देखो ना, हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वो हीट कहाँ जा रही है? भूत के पेट में? भूत के पेट में नहीं जा रही है। एक्चुअली वो हीट कंज्यूम हो रही है, यूज़ हो रही है। ये जो आइस है ना 0 डिग्री सेल्सियस, ये आइस धीरे धीरे क्या कर रही है? अपने स्टेट को चेंज कर रही है। और ये आइस धीरे धीरे जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? ये आइस धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। ये आइस धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। और ताज्जुब की बात ये है कि जो ये वाटर है, जो ये लिक्विड स्टेट में वाटर आया है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर लिक्विड में जो है वो वाटर हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। बड़ा ताज्जुब की बात है ना कि बर्फ़ पिघल रही है,
और वो पानी बन रही है और उसका भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। फ़र्क से टेम्परेचर सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें लेटेंट हीट जो है वो यूटिलाइज्ड है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड है इसके अंदर लेटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड है। और जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें कोई लेटेंट हीट स्टोर्ड नहीं है, ठीक है ना। जबकि वाटर जो लेटेंट हीट जो कि वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इट हैज़ लेटेंट हीट इन इट। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि विच कॉजेज मोर कूलिंग, कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा कूलिंग को कॉज करेगा। ये एनसीईआरटी में भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है। ध्यान सुन लीजिए, विच कॉजेज मोर कूलिंग, आपके पास जवाब खुद में होगा। कौन ज़्यादा कूलिंग क्रिएट करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस आइस ज़्यादा कूलिंग करेगी या 0 डिग्री सेल्सियस वाटर ज़्यादा कूलिंग करेगा, बताइए। नॉर्मल सा आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस, बिकॉज when the ice is at 0 degree Celsius, it is in solid state and it does not have any latent heat in it. It does not have any latent heat in it. So it can absorb more heat. ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती है और जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना कूलिंग क्रिएट करेगी, ठीक है ना। और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर उसमें ऑलरेडी जो है वो उसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। उसके अंदर लेटेंट हीट स्टोर्ड है तो वो और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और जब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो ज़्यादा कूलिंग भी क्रिएट नहीं कर सकता। साइंस बहुत सिंपल भाषा में समझिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ज़्यादा कूलिंग कौन करेगा, जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। और ज़्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, जिसके पास हीट होगी नहीं। तो हीट किसके पास नहीं होगी, हीट आइस के पास नहीं होगी, तो वो ज़्यादा कूलिंग क्रिएट करेगा। नॉर्मल सी बात है। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें लेटेंट हीट होगी ऑलरेडी इसके अंदर, तो लेटेंट हीट को लेकर ही तो सॉलिड से लिक्विड में आया है। अल्टीमेटली इसलिए जो है ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो ज़्यादा कूलिंग क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये इसका स्पेसिफिक रीज़न है। तो यहाँ पर देखिए, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ द हीट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एनी सॉलिड टू कन्वर्ट 1 kilogram of that solid into liquid. Latent heat of fusion is that amount of heat which is required in joules to convert 1 kilogram of solid into liquid. यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट द सेम टेम्परेचर। ओके, what is latent heat of fusion? Latent heat of fusion is that amount of energy in joules which is used to convert 1 kilogram of any solid into its liquid state without increasing its temperature. बिना टेम्परेचर को बढ़ाए 1 किलो सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसी टेम्परेचर पर जितनी भी हीट चाहिए है वो क्या कहे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को 1 किलोग्राम आइस को 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए, आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जितनी हीट चाहिए वही हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कितनी हीट चाहिए, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। इट मीन्स when 1 kilogram of ice at 0 degree Celsius gets converted, the amount, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, the amount of energy required when 1 kilo the amount of energy required to convert 1 kilogram of ice at 0 degree Celsius into 1 kilogram of water at 0 degree Celsius is known as the latent heat of fusion for ice, and the value for the latent heat of fusion for ice is 3.34 into 10 to the power 5 joules per kilogram। 3.34 इंटू 10 टू पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। ये किसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, ऑफ आइस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। मैंने सोचा तो ये था कि सेकंड पार्ट में पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, बट नहीं हो पाया, एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो पिछला भी पार्ट हमने, पिछले पार्ट का भी कुछ लेक्चर हमने इसमें कवर किया है, इसलिए मैं अभी आज से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तक ही कवर करूंगा। ये जो बचे हुए 4 टॉपिक्स हैं ये थर्ड पार्ट में आपके कवर करने पड़ेंगे मुझे। तो हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ दैट अमाउंट ऑफ हीट, ये भी लेटेंट हीट है, मतलब हिडन हीट है, मतलब छुपी हुई हीट है। इससे भी टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, टेम्परेचर ना बढ़े, ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर उतना ही रहे। तो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है ना, एट द सेम टेम्परेचर जितना भी आपका हीट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा कहलाएगा
latent heat of vaporization. Okay, latent heat of vaporization is that amount of heat which is used to convert 1 kilogram of liquid into gas at the same temperature. And latent heat of vaporization for water is 22.5 into 10 power 5 joules per kilogram. It means 1 kilogram of water at 100 degrees Celsius, when it is get converted into 1 kilogram of vapor at 100 degrees Celsius, then 22.5 into 10 to the power 5 joules per kilogram energy is required. Okay, how much energy is required? 22.5 into 10 to the power 5 joules per kilogram energy is required. इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी. ठीक है, जैसे मैं इसी डायग्राम में आपको समझा देता हूँ. आइस का कॉन्सेप्ट हम ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा. मान लीजिए आप इसी में आप टेम्परेचर, भाई आइस थी, पूरी आइस पिघल गई, वो वाटर बन गई और लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है ना. अब लगातार भाई एक लिमिट के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगा. ठीक है ना. ये सब वाटर है, वाटर का यहाँ पर क्या टेम्परेचर है? वाटर है. और वाटर जो है वो टेम्परेचर बढ़ता गया. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. अब टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पहुँच गया, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा.